डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज। एपीजे कलाम की पुण्यतिथि पर बीजेपी शुरू करेगी देशव्यापी कलाम को सलाम अभियान। देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। आज संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे बिल। इंस्टाग्राम पर लगातार बढ़ रही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। 4 दिन में पीएम मोदी का तीसरा वीडियो वायरल। चढ़ावा चोरी केस मामला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। एसआईटी की पुनर्गठन पर यूपी सरकार साफ करेगी रोक। आज जो कानपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिले को देंगे बड़ी सौगात। जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में बने नए भवन का करेंगे शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार अपना रुख साफ करेगी। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां नई एसआईटी का गठन होगा। कई और मेंबर्स एसआईटी में जुड़ेंगे, जिसकी आज लिस्ट यूपी सरकार दे सकती है, उन नामों को दे सकती है। वो 3 नए बड़े नाम सामने आएंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा इस पूरे मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच हो और एसआईटी का पुनर्गठन हो। यानी कि एसआईटी के पुनर्गठन पर आज सरकार अपना रुख साफ करेगी। और माना जा रहा है कि जो 3 बड़े अधिकारियों का लगातार जिक्र हो रहा है, 3 बड़े आईपीएस अधिकारियों का, उनके नामों की लिस्ट भी आज यूपी सरकार दे सकती है। तो चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है इस पूरे मामले पर, जहां कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी का पुनर्गठन हो। और आज इस पुनर्गठन के आदेश पर यूपी सरकार अपना रुख भी साफ करेगी। चंदा चोरी मामला सामने आया, चढ़ावा चोरी मामला सामने आया, जिसके बाद एसआईटी का गठन यूपी सरकार के द्वारा किया गया था और माना जा रहा था कि निष्पक्षता के साथ जांच होगी। हालांकि जांच जो है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। 2 रिपोर्टों को एसआईटी ने सौंपा है और अब सुप्रीम कोर्ट का दखल इसमें देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए साफ कहा कि एसआईटी का पुनर्गठन हो और आज अपना रुख साफ करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। यूपी सरकार आज अपना इस पूरे मामले पर रुख साफ करेगी और माना जा रहा है कि आज लिस्ट दी जाएगी सरकार की तरफ से उन अधिकारियों की जो इस एसआईटी के पुनर्गठन में शामिल होने जा रहे हैं और जांच करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि एसआईटी का पुनर्गठन हो, इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, जांच में किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए। तो चढ़ावा चोरी विवाद सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। तो अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। यानी कि आज शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश सरकार से जांच कर रही विशेष जांच दल यानी एसआईटी के पुनर्गठन पर भी स्थिति स्पष्ट करने को कह सकती है। पिछली सुनवाई में अदालत ने निष्पक्ष जांच और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने की आवश्यकता जताई थी। तो देखिए इन किन किन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी वो बता देते हैं। जहां इन याचिकाओं में अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की रिट याचिका, स्वयं पक्षकार के रूप में अजय कुमार राय की आपराधिक रिट याचिका, आरजेडी राज सांसद सुधाकर सिंह की याचिका और हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर याचिका शामिल है। चारों मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी। 20 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा था। अदालत ने कहा था कि जांच का नेतृत्व एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को करना चाहिए और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। जब तक संतुष्टि ना हो जाए तब तक जांच करनी चाहिए और इसे एक तार्किक
निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए, यानी जो रिजल्ट आए उससे सभी को सहमति हो, संतुष्टि हो। तो चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जो एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। प्रणवीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और आज सरकार भी अपना रुख जो है वो स्पष्ट करेगी। तो एसआईटी के पुनर्गठन पर उत्तर प्रदेश सरकार आज अपना रुख साफ करेगी, क्योंकि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान देने को कहा था कि एक सख्त वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, सीनियर अधिकारी की तैनाती हो, उसके साथ अन्य 2 अधिकारियों की तैनाती की जाए और एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए, जिससे जो जांच हो वो निष्पक्ष हो और जो नतीजा आए जांच का वो भी स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो और संतुष्ट कर देने वाला हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर सकती है, साफ कर सकती है। प्रणवीर, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 4 याचिकाओं पर। इसी के साथ साथ माना जा रहा है कि सरकार को जो स्थिति स्पष्ट करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो आज स्पष्ट करेगी अपनी स्थिति। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अयोध्या चंदा चोरी का मामला चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है ये निर्देश दिया गया था कि जो सरकार है अपनी स्थिति स्पष्ट करे और किसी भी प्रकार से इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। और इस पर कहीं ना कहीं ये जो है कहा गया है कि सरकार अपना तो एसआईटी के पुनर्गठन पर उत्तर प्रदेश सरकार अपना रुख साफ करेगी और आज उन 4 याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट उन 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में निगरानी रखने, दखल देने की अपील की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आदेश जारी किए जहां एसआईटी के पुनर्गठन को लेकर बात कही। प्रणवीर, निश्चित तौर पर जिस तरीके से एसआईटी का जांच रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर चर्चा होगी और साफ तौर पर जो आरोपी हैं, जो आरोपी बनाए गए हैं, उन मुद्दों पर बात होगी कि किस तरीके से किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है, कौन लोग हैं और किस तरीके से चंदा चोरी की प्रक्रिया की गई। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात की सुनवाई होगी। और उसके बाद सबसे बड़ा जो बात निकल करके आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दोपहर पर इसकी सुनवाई होने के बाद पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको किसी प्रकार से राजनीतिक न किया जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, तो और जो चंदा चोरी है उसमें जो आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं इनको एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो साफ जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि चंदा चोरी के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी प्रकार से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हस्तक्षेप किया और कहीं ना कहीं जो एसआईटी जांच की रिपोर्ट है, बंद लिफाफे में एसआईटी की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हलचल है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार चंपत दिया, उसके बाद नई समिति बनी, उससे कहीं ना कहीं जो चंदा चोरी के जो प्रकरण थे उससे तमाम जो गंभीर आरोप लग रहे थे उस पर कार्रवाई की गई, साधु संतों के साथ बैठक किया गया। तो ये सब तमाम ऐसे प्रकरण है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों को किस तरीके से लेता है, किस तरीके से इसमें हस्तक्षेप करने के बाद आगे की पक्षता क्या होगी, ये तो फिलहाल जांच रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के बाद जो फैसला देगा उस पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की थी इस पूरे मामले में और ये कहा था कि जांच ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी संतुष्ट हो, तार्किक जांच होनी चाहिए। साथ ही राजनीति करने से साफ मना किया था कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण ना हो, इस पर भी सख्त टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने।
निश्चित रूप से सौम्या, चूंकि आपने देखा था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करना शुरू कर दिए थे, लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था। तो इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको राजनीतिकरण न किया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने चंदा चोरी की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, एक मिसाल पेश की जाए कि दोबारा कोई इस प्रकार की गलती ना करे। वहीं ट्रस्ट की अगर बात है तो ट्रस्ट ने भी बैठक किया है, लगभग 250 से 300 संत, आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लगभग बैठक की और बैठक करने के बाद ये निर्णय किया कि किस तरीके से नियम बनाए जाए, किस तरीके से अब की बार जो नियमावली रहे उसमें किसी भी प्रकार से रिलैक्सता दिया जाए कि ताकि जो चंदा चोरी है वो दोबारा ना हो सके। क्योंकि जो चंदा चोरी हुआ है, जिस तरीके से चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सबसे बड़ी बात है कि लापरवाहियां आई हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो लोग जेल में हैं उन्होंने चंदा चोरी की और उन्होंने अपने पैसे को किस किस जगह लगाया, कैसे लगाया, ये सबका जिक्र एसआईटी रिपोर्ट में है। वहीं चंपत राय से लेकर के अनिल मिश्रा की भूमिका, किस तरीके से क्या भूमिका अनिल मिश्रा की रही है, क्या मामला, क्या चंपत राय की कौन सी भूमिका रही है, इन सबके खिलाफ एसआईटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। रिमांड लेकर के एसआईटी ने जेल से रिमांड ले करके लोगों से पूछताछ किया है, मौके पर लेकर के गए हैं, मौका मुआयना किया गया है, जो रिकवरी है उसको रिकवरी की गई है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो रिकवरी की अगर जो बात है उसमें 80 लाख रुपया रिकवरी दिखाया गया है। लेकिन जो मामला निकल करके आ रहा है, जो सूत्र बताते हैं उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि ये चंदा चोरी का प्रकरण पहले ही उजागर हो चुका था। ट्रस्ट के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख करके लगभग अधिक रुपए की वसूली की थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हो गई तब कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई की गई। तो इस पर जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लोग हैं। देखिए, जो आपने जानकारी दी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, वो चीजें निकल कर के सामने आई। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दे दिया है तो अब सरकार से भी जवाबदेही तय होती है। पिछली सुनवाई के दौरान जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से किस तरीके का स्पष्टीकरण दिया गया था, कहां तक जांच पहुंची, क्या जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सरकार की तरफ से दी गई थी? देखिए, सरकार की तरफ से जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उसमें कहीं ना कहीं समय मांगा गया था और समय मांगने के साथ साथ जिन लोगों की जो भूमिका थी उस पर जांच हुई थी और एसआईटी ने 15 तारीख तक का समय मांगा था। उसके बाद एसआईटी ने अपनी बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से उसने एसआईटी की रिपोर्ट का जो बंद लिफाफा था वो उस पर एक निगरानी टीम बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 2 आईपीएस लेवल के अधिकारी कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्व किए जाए। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि 2 इसमें जांच के साथ साथ पहले विजय विश्वास पंत थे, उसके बाद उन्होंने कहा इसमें 2 आईपीएस लेवल के अधिकारी भी इन्वॉल्व किए जाए ताकि एक पॉइंट की जांच हो सके। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी उससे संतुष्ट हुई और 2 आईपीएस लेवल के अधिकारी भी इस मामले में जांच मामले में संलिप्त किए गए थे, इनको जोड़ा गया था। तो अब कहीं ना कहीं जो जांच है, जांच प्रक्रिया है, वो जो आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं उनकी जब निगरानी में होगा तो और मजबूती के साथ होगा। हालांकि पहले भी विजय विश्वास पंत के कमिश्नर थे, इन्होंने ये जांच कर रहे थे, आईपीएस लेवल के अधिकारी और तो वो जांच कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 2 आईपीएस अधिकारियों को कहीं ना कहीं इस जांच कमेटी में बढ़ाया गया था। उन्होंने भी अपने एंगल से जांच रिपोर्ट, अब उसमें सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि एसआईटी ने अपने जांच रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया है, या सिर्फ अनिल मिश्रा को इस मामले में आरोपी बनाया या चंपत राय को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो लापरवाही का मामला चंपत राय के ऊपर निकल करके आ रहा है। लेकिन जो सनातन धर्म, जो तमाम संत समाज के लोग हैं, तमाम मत के मठाधीश हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी प्रकार से चंदा चोरी प्रकरण में जो चंपत राय की भूमिका है वो चंदा चोरी मामले में चंपत राय की भूमिका बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि उन्होंने अयोध्या में आज जब सुनवाई होगी उन चारों याचिकाओं पर और सरकार किस तरीके के रुख अपना साफ करती है वो भी देखना होगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट उन चारों याचिकाओं पर सुनवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब खबर पटना से है, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी आज रोड शो भी करने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी रैली करेंगे, जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। तो बांकीपुर विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज रोड शो करने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उस रोड शो में मौजूद रहेंगे। लगातार नितिन नवीन सक्रिय देखे जा रहे हैं बिहार के अंदर और आज इस उपचुनाव वाली सीट पर रोड शो होने जा रहा है जिसमें नितिन नवीन इस रैली को
संबोधित करेंगे। चुनावी रैली होने जा रही है जहां जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है, एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज रोड शो होने जा रहा है जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे। एक चुनावी रैली के तौर पर इसे देखा जा सकता है जहां रोड शो होगा, नितिन नबीन मौजूद होंगे और जो प्रत्याशी है वो मौजूद होंगे और तमाम जनप्रतिनिधि और भी मौजूद होंगे और माना जा रहा है कि इस रोड शो में भारी भीड़ हो सकती है। कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी इस रोड शो को लेकर, जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। नितिन नबीन चुनावी रैली करेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन। तो बांकीपुर विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस सीट पर नितिन नबीन जनता को साधने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की जाएगी, जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है। जनता को साधने की कोशिश की जाएगी, रैली की जाएगी। नितिन नबीन चुनावी रैली करेंगे, जनता को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन। उपचुनाव को लेकर बीजेपी आज रोड शो करने जा रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज चुनावी रैली करेंगे, जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे चुनावी रैली, जनता को साधने की कोशिश भी की जाएगी इस रैली के माध्यम से। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, जहां आज एक बड़ी सार्वजनिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। पटना पहुंचेंगे नितिन नबीन। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों को साधने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज पटना पहुंच रहे हैं जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग से पहले विभिन्न पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के कई दिग्गज इस सीट पर अपनी चुनावी ताकत को दिखाएंगे, खूब पसीना बहा रहे। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज। एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी, देशव्यापी कलाम को सलाम अभियान चलाएगी बीजेपी। देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। तो बता दें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज और इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया जाएगा। कलाम को सलाम नाम से एक अभियान चलाया जाएगा। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। देशव्यापी कलाम को सलाम अभियान चलाया जाएगा, जहां अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। उन्होंने क्या क्या काम किए इस बारे में जानकारियां दी जाएंगी और किस तरीके से वो लोगों के बीच में लोकप्रिय थे, कितने संघर्षों से उठ करके इतने बड़े पायदान पर वो पहुंचे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम किया जाएगा। कलाम को सलाम भारत रत्न एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाला है। ये एक देशव्यापी अभियान है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम से यूनिटी मार्च के साथ की जाएगी। देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ना
साथ ही डॉक्टर कलाम के विज्ञान, शिक्षा और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाना। वहीं पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश छात्रों के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है। विद्यार्थियों से खिलवाड़ करने वाले जेल में जाएंगे। पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश जारी हो गया है। कल देर शाम यानी कि कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया गया और अब तक बता दें कि 256 से ज़्यादा मिलियन व्यूज़ इस वीडियो को मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री ने इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी अपील की है कि छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने भविष्य पर ध्यान दें, बाकी की चिंता ना करें, हम काम कर रहे हैं। टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि एक टास्क फोर्स बनकर तैयार होगा। हाई पावर टास्क फोर्स गठित किया जाएगा जो इस व्यवस्था के लीक पोल को समझेगा और उसे दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। लीक प्रूफ व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिससे आने वाले समय में छात्रों को पेपर लीक जैसी समस्याएं झेलनी ना पड़े, उनके भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए सरकार अभी से काम तेजी के साथ करेगी। इसी के साथ साथ एंटी पेपर लीक बिल को भी आज संसद के पटल पर रखा जाएगा संशोधन के साथ। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। उन्होंने कहा कि हम एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन करेंगे जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं अपने अपने क्षेत्रों में और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब नहीं होने देंगे। जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, वो जेल में सड़ रहे हैं और आने वाले समय में अगर किसी ने ऐसी जुर्रत की तो उस पर कड़े कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब संशोधन बिल के साथ इसमें 10 साल का प्रावधान हो गया है सजा का और अगर कोई संस्था इसमें संलिप्त पाई जाती है तो 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कड़े रुख अख्तियार किए जा रहे हैं, कड़े रुख अपनाए जा रहे हैं, कड़े कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। अब लोगों को भी समझना होगा कि इस व्यवस्था को सिर्फ सरकार नहीं चला सकती, हर एक व्यक्ति को इसमें सक्रिय अहम भूमिका निभानी होगी। जिन लोगों ने पेपर लीक जैसा कृत्य किया उन्हें समझना होगा कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें भी सजग होना होगा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को, उन छात्रों को भी अपने लिए सजग होना होगा कि इस व्यवस्था को वो हमेशा से जांचते परखते नजर आए। तो अब सरकार कदम उठा रही है, कठोर कदम उठा रही है उन लोगों के खिलाफ जो इस शिक्षा प्रणाली को, इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे सिस्टम को खोखला करने का काम कर रहे हैं या उसे गड़बड़ाने का काम कर रहे हैं।
वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी की पाती पत्र में सीएम ने समझाया गुरु का महत्व। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का पर्व। तो गुरु पूर्णिमा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का पर्व और पत्र लिखकर सीएम योगी ने कहा कि वो हर व्यक्ति गुरु है जिसने आपको कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा सिखाया। गुरु पूर्णिमा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा दिखाने का पर्व है। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन अपने गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा बरकरार रखें। जिस व्यक्ति ने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया वो आपका गुरु है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाती लिखी और इस पाती में तमाम उन बड़ी बातों को लिखा जो गुरु से जुड़ी हुई हैं। सीएम ने कहा गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनके ऋणी रहना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए और उनका एहसान मानना चाहिए। पत्र में सीएम ने गुरु का महत्व भी समझाया है। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाती लिखते हुए गुरु के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।